साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की वार्षिकी प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो पहला सेक्शन है राष्ट्रीय प्रदेश, इससे संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। देखिए, चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः 3 मानदंड हैं। इनमें से कोई एक यदि मानदंड फुलफिल करते हैं तो उसे जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। पहला, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हैं और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त की हो या जीती हों। दूसरा, लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हों। ये जो 2% सीटें हैं वो 3 राज्यों से आनी चाहिए। तीसरा, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय स्टेट पार्टी के दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। देखिए, उपयुक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एटीएमसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? 6 हो गई है। ठीक है, कुल संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। पहले 8 थी तो 3 कम हुए हैं, एक बढ़ गई, एक जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ते चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आम आदमी पार्टी को गुजरात में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ और उसके अतिरिक्त इसे पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो 4 राज्यों में इसे राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त था। तो तीसरी कंडीशन यहाँ इसने फुलफिल की और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इन्हें प्राप्त हो गया। तो देखिए, ज्ञातव्य है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। अब आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। तो यहाँ पे वर्तमान में जो 6 राष्ट्रीय दल हैं वो कौन कौन से उनको देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये 6 नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। तो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा नॉर्थन बॉर्डर के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। देखिए, 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव कीबीतू में लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन जो है 4,800 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, तो 4 राज्य हैं तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गाँवों की समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँवों की पहचान की गई है, जिनमें से 455 गाँव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गाँव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गाँवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। अब देखते हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 जो हुए, ये तीनों ही पूर्वोत्तर स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो यहाँ पे जो चुनाव हुआ है उनके बारे में, तो भारत के संविधान के तहत प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव कराए गए हैं, मतलब विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। तो देखिए, 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं।
ये 3 राज्य कौन से? मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो पहले मेघालय की बात करें तो 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 15 मार्च 2023 को होनी थी। तो यहाँ पर 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न कराया गया। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? 60 सीटें हैं। हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि शोहयोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी एचडीआर लिंगदोह के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में जो है 86.69% मतदान हुआ, जो कि 2018 की तुलना में 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है, और कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली है। प्रिंसटोन टाइनसोंग तथा शिन आव भलंग जो है भलंगधर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। 9 मार्च 2023 को एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे किसको कितनी सीटें मिली ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आगे चलते हैं। नागालैंड में 13वीं, देखिए मेघालय की 10वीं मेघालय विधानसभा थी, नागालैंड की 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की जो समाप्ति की तिथि थी वो 12 मार्च 2023 थी। तो यहाँ पर भी 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव कराया गया, और यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 60 सीटें हैं, जिनमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। वर्ष 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी में उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी का प्रभुत्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीटें, जबकि एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं। यह उपलब्धि एनडीपीपी की हेक्कानी जखालू ने प्राप्त की है। ये दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित हुई हैं। एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी शल हौतू ओनुशो क्रूश ने पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं। और 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता रेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, जबकि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, टीआर जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न। और वहीं पे शेरिग्ने लोंग कुमेर को 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे किसने कितनी सीटें जीती, कितना मत प्रतिशत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं। त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ की 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति थी 22 मार्च 2023 निर्धारित थी। तो यहाँ पर भी जो है एक चरण में चुनाव हुआ है। कब हुआ है? यहाँ पर 16 फरवरी को हुआ। 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ है। और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या जो है सीटों की कितनी है? 60 है। ठीक है, तो आप देखें जो तीनों जगह पे है, तीनों जगह पे आपका मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। इन 60 में से यहाँ पर 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रही हैं। यहाँ पर त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने में सफल रही हैं। और वहीं भाजपा के नेता मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है, और भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ पे सीटों की संख्या है, परसेंटेज है। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, दूसरा जेल प्रणाली, तीसरा न्यायपालिका और चौथा कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। देखिए 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण रहा है। इसे DAKSH कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव तथा कॉमन कॉज, इसके अतिरिक्त सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।
इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित हुआ था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला है बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य, दूसरे हैं छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम एवं खराब, मतलब वेस्ट, मिडिल और वर्स्ट श्रेणी में विभाजित किया जाता है, 3 श्रेणी में। तो ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है, इसमें बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक जो है वो भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश इनमें अंतिम पायदान पर है, 18वें नंबर पर। बड़े राज्यों में कर्नाटक नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। ठीक है, इसका नंबर कितना है, 3.78 है अंक के साथ। वहीं छोटे राज्यों में सिक्किम जो है श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा अंतिम 7वें स्थान पर है। तो देखिए, बड़े राज्यों में आपके 18 राज्य रखे गए हैं, छोटे राज्यों में जो हैं आपके 7 राज्य। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश लास्ट 18 पे है। छोटे राज्यों में सिक्किम नंबर 1 पर है, वहीं 7वें नंबर पर गोवा है। तो न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग यदि आप देखें यहाँ पे, तो देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। वहीं अंतिम 3 राज्य कौन से हैं बड़े राज्यों में, तो अंतिम 3 में सबसे अंतिम तो उत्तर प्रदेश है, 18वें पे, 17वें पे पश्चिम बंगाल और 16वें पे बिहार है। वहीं पे ये देखिए 4 आपके जो पिलर्स हैं या जो पैरामीटर जिन पे इनको मेजर किया गया है, तो वो है पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। ये चारों याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, एक सेकंड। एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, 5 वर्तमान एवं 106 नए, जो 5 पहले के थे और 106 नए, तो 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर समस्याएं विद्यमान हैं। गंभीर संभावनाएं विद्यमान है। एमवी गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। देखिए, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोवीगिल में जाकर पूर्ण हुई। प्रारंभ हुई थी 13 जनवरी को और पूरी होती है 28 फरवरी 2023 को। यह लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। ध्यातव्य है कि एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो कि हल्दिया से प्रयागराज जाती है, तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया से होकर के गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर के गुजरी है। अब इसके बारे में और ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिए। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे और गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। यदि इसके बारे में बात करें तो यह जो पोत है, इसकी लंबाई 62.5 मीटर, 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त है। टेंट सिटी की बात करते हैं तो एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। आगे बात करते हैं, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। देखिए, उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। देखिए, फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम
मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। उल्लेखनीय कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए हैं। अब क्या निर्णय है, इन निर्णयों के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गौरतलब है कि देखिए, फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन सेवा की शुरुआत की गई। आगे चलते हैं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया है। देखिए, न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल के नेता इस समिति का सदस्य होगा। जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती, तब तक उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की थी और अन्य सदस्य जो थे न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय तथा न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार शामिल थे। आगे बात करते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो अशर का पूर्ण रूप क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, से शॉर्ट में अशर कहते हैं। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संस्थान या संगठन प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिले में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित समझने में सक्षम हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है? 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ग्रामीण 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गाँवों को शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर इनरोलमेंट रेट विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रही है। यह आंकड़ा 2018 में 97.2% से बढ़ करके वर्ष 2022 में 98.4% हो गया है। वहीं 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल में नामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिर करके 2%, 2018 में 4.1% था, ये 2% वर्ष 2018 में 4.1% हो गया है। आंकड़ा गिर करके 2% हो गया है। ठीक है, गिर करके 2% हुआ है, 2% नहीं गिरा है, 2% गिर करके हो गया है। पहले 2018 में कितना था? 4.1% था। गौरतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है वर्तमान में। इसके अतिरिक्त 2022 में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की 7.9% लड़कियां अनामांकित हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, जबकि वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 13.5% था। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। वो कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 17%, उत्तर प्रदेश में 15% और छत्तीसगढ़ में 11.2%। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया था। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदल करके SS हुबली जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में स्थित है। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुबली जंक्शन में स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था। इसकी लंबाई 1507 मीटर है, 1507 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर ज़्यादा। इससे पहले यह किताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई
1366.33 मीटर रहा है। तो यहाँ पे देखिए विश्व के जो 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म है, हुबली जंक्शन कर्नाटक में है, गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश, कोल्लम जंक्शन तीसरे नंबर पे है केरल में, चौथा है खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल में है, और स्ट्रीट सबवे ये अमेरिका के शिकागो में है। तो टॉप के 4 जो है ये आपके भारत के हैं। आगे बात करते हैं, विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था 2018 में। इन 118 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ध्यान रखिएगा 8 जिले कौन से हैं, तो बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है कि 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है विदिशा। ध्यातव्य कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। विदिशा जिले में स्टार्टअप द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी 5G उपयोग मामले हैं क्या क्या। देखिए सुपर क्यूटिकल्स 5G 4G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, इसके अतिरिक्त एम्बू पॉड मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के साथ 5G 4G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस, लॉजी AI मोतियाबिंद रोग की त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्कैनिंग एप्लीकेशन तथा एशियो5 फेफड़े एवं मस्तिष्क स्कैन के लिए AR/VR 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन। वहीं टेक XR ये नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR/VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस किट। आगे बात करते हैं, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। तो भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। देखिए 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई है। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया। सीनेटर। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया 2047 तक, जिसमें पेट्रोलियम या जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। कौन कौन से देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या हैं, तो भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन के अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन के लिए निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार में अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। अब बात करते हैं वायनाड। सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला है। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति समुदाय संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय विग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है।
जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थियों ने आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। स्मरणीय तथ्य क्या है, जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो इन बुनियादी दस्तावेजों सुविधाओं के अंदर आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र है, चुनाव पहचान पत्र है, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है और उसे डीजी ला कर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अभय अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में उपलब्धि हासिल की है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल के बारे में तो देखिए, जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबे रेल लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2022 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक की 272 किलोमीटर की दूरी, जिसमें 4 खंडों में विभाजित किया गया है। तो उधमपुर कटरा, कटरा बनिहाल, बनिहाल काजीकुंड और काजीकुंड बारामूला। देखिए, आपका ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम या असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। आगे चलते हैं इसमें, तो देखिए इस परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगों का निर्माण शामिल है। इनमें सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर होगा। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। इसके अतिरिक्त अन्य तथ्यों को देखिए तो उल्लेखनीय कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग तथा स्केप सुरंग शामिल है। उल्लेखनीय कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक स्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। स्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्य को सुगम बनाएगी। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। इस स्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी स्केप टनल है। यह स्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है। यह स्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुदूर और खीरी स्टेशनों के मध्य स्थित है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की थी। देखिए 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई थी। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया था। तमिलनाडु चेन्नई में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन के बारे में बात करें तो 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया। ये 8 मिशन कौन है, महत्वपूर्ण पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा है सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवां हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, छठवां एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन और सातवां है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और आठवां है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। आगे बात करते हैं धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के पिनराई विजयन, जो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय बोर्ड में पुस्तकालय है। उल्लेखनीय कि इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 बोर्ड में से 63 बोर्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त पुथुवाइल नारायण पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1996 में PN पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को, जो इनकी पुण्यतिथि थी, वायनादिनम के रूप में रीडिंग डे के रूप में घोषित किया है। विश्व का पहला
पॉम लीक पांडुलिपि संग्रहालय, तो हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के सब पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय की शुरुआत की गई है। संग्रहालय 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती हैं। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य की जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र के बारे में बात करें तो तरल अपशिष्ट वर्षा अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। 18 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम ने फाइटोरिक तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है तिरुपति में। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस तरह अपशिष्ट उपचार संयंत्र से स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। देखिए, अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिक तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी द्वारा किया गया है। और फाइटोरिक अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र, देखिए एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। यह 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। आगे बात करते हैं हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला गैस सौर संयंत्र के बारे में। तो 11 जनवरी 2023 को टपरेल टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। यह समझौता उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी की आपूर्ति से संबंधित है। देखिए, विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव इस TPREL ट्रिपल के द्वारा जो है किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण नहीं, छोड़ दीजिए। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कॉन्डोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का उपयोग या प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। आगे चलते हैं। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य है। डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियों तक सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप से उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में केरल का त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। स्मार्ट के बारे में, तो स्मार्ट का विस्तारित रूप है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपीडेमिया, रूमेटाइड अर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 3 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि आपका NCISM अर्थात भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग और
केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सीय शोध एवं नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। आगे बात करते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले। वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति पहल नामक एक पहल लॉन्च की है। सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च की थी। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के 3 आयामों पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। 3 आयाम कौन से? पहला है बुनियादी मानवीय सहायता, बेसिक ह्यूमन नीड्स। दूसरा है रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग। तीसरा है अवसर, अपॉर्चुनिटी। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले नामक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस, इसके मानद चेयरमैन जो हैं अमित कपूर हैं तथा वाशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, जिसके CEO माइकल ग्रीन हैं, द्वारा तैयार की गई है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। इस SPI जो सामाजिक सोशल प्रोग्रेस इंडिया है में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत रैंक प्रदान की गई है। अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, उच्च सामाजिक प्रगति, ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, निम्न मध्य सामाजिक प्रगति और निम्न सामाजिक प्रगति, और छठा है आपका अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति। देश भर में पुडुचेरी को सर्वाधिक SPI अर्थात सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स स्कोर जो है प्राप्त हुआ। किसको? पुडुचेरी को। और सभी राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में झारखंड का SPI स्कोर न्यूनतम है। यहाँ देखिए जो टॉप के हैं उसमें पुडुचेरी नंबर 1 पे, लक्षद्वीप दूसरे पे, गोवा तीसरे पे है, सिक्किम चौथे पे है। ठीक है। और वहीं पे इसमें जो टियर 2 में शामिल राज्य केंद्रशासित प्रदेश हैं उसमें आप देखिए ये सब जो 9 हैं ये आपके टियर 1 में है, ये टियर 1 में है। वहीं टियर 2 में आपका जम्मू कश्मीर 10वें पे है, पंजाब 11वें पे है, दादरा नगर हवेली और दामन दीव जो है ये 12वें पे है, लद्दाख 13वें पे है, नागालैंड 14वें पे है और 15 नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये टियर 3 में है। और वहीं टियर 3 में थे। अब वहीं टियर 5 में क्या है? इसमें 31वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 32वें पे उड़ीसा है और 33वें पे मध्य प्रदेश है। तो लोएस्ट में आपके उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आते हैं। देखिए देश के कुल 58 जिले जो हैं टियर 1 अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। और वहीं देश में सर्वाधिक SPI स्कोर जो है सिक्किम, मिजोरम के आइजोल को प्राप्त हुआ है और बिहार के 27 के उत्तर प्रदेश 14 जिले स्तर 6 अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश 14 हैं, बिहार के 27। आगे बात करते हैं नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दी गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन, दूसरा राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन तृतीय को स्वीकृति प्रदान की और यह मिशन 2026 में समाप्त होगा या तक प्रभावी रहेगा। स्मरणीय फैक्ट जो है 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। यह घोषणा कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक CBD COP15 के भाग 2 के दौरान की गई है। नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि 2021 से 2030 तक रही है, ठीक है। तो ये जो पहले इस घोषणा के कारण ये पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन सलाह तथा वित्तीय हेतु योग्य हो जाएंगी। ये पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा समन्वित एवं वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की गई हैं। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश एवं गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। तो गुजरात की 14वीं विधानसभा की कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 18 फरवरी 2023 निर्धारित थी। तो यहाँ जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा की कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 8 जनवरी 2023 थी।
तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में, जबकि हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में चुनाव करवाए गए। और गुजरात के प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु मतदान 1 दिसंबर 2022 को, जबकि दूसरा 5 दिसंबर 2022 को, जबकि हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में 12 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। यदि गुजरात के चुनाव परिणाम की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी रही है? 182 सीट रही है, जिसमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति एससी तथा 27 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ। परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में एक बार पुनः बहुमत मिला और गुजरात विधानसभा चुनाव में यह भाजपा की लगातार 7वीं जीत है। गुजरात में भाजपा सर्वप्रथम मार्च 1995 में सत्ता में आई थी। वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटें प्राप्त हुई। यह गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है, 182 में से। और 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र यादव पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और भाजपा के विधायक शंकर चौधरी को नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। वहीं यहाँ पर कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीती ये बताया गया। अब चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 68 सीटें हैं। इनमें 17 सीटें अनुसूचित जाति एससी और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर जो मतदान हुआ वो 75.6% मतदान हुआ। और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास में दर्ज यह अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन ताशीगंग जो लाहौर और एवं स्पीति में है, 100% मतदान दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है ताशीगंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर है। 8 दिसंबर 2022 को यहाँ का चुनाव का परिणाम आया विधानसभा का और इसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सिक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ था? हमीरपुर का नदौन, जबकि मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कराया गया है। हिमाचल प्रदेश में पार्टियों को कितनी सीटें मिली दिया गया है, इससे बहुत मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं हिमालय याक को खाद्य पशु का दर्जा। हिमालयी पालतू याक वैज्ञानिक नाम बोस ग्रुनिनस है। अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाले एक पशु है जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र तिब्बती पठार, मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 यॉक हैं। वह ये संख्या जो है आपकी 2012 में जो पशुधन गणना हुई थी उससे लगभग 24.67% कम है। 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया। याक को खाद्य पशु के रूप में स्वीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा की गई है। खाद्य पशु वह हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए वर्ष 2021 में FSSAI के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिला के दिरांग में। ध्यातव्य की संस्था ने वर्ष 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी किया था। आगे बात करते हैं प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली के बारे में। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये शक्तियाँ कमिश्नर के पास होती हैं। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। 3 जिलों में, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले कौन से? प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। इसके पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह को आगरा था, अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। देखिए, इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। 7 जिले महत्वपूर्ण हैं: लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। ये 7 नाम आप जरूर याद रखिएगा।
ठीक है, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करें तो कैपेगोंडा कैपेगोंडा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें ही स्थानीय रूप से नाड प्रभु कैपेगोंडा के नाम से जाना जाता है। इसने आधुनिक बेंगलोर, वर्तमान बेंगलोर का संस्थापक माना जाता है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु कैंपेगोंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा गया। यह कांच की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 108 फीट है और इसका वजन जो है 98 टन कांच और 120 टन इस्पात का उपयोग करके बनाया गया है। इसके शिल्पकार कौन रहे हैं? रामबी सुतार रहे हैं। उल्लेखनीय कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची प्रतिमा कांच प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज है। स्टैचू ऑफ बिलीफ 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा वर्ल्ड टॉलेस्ट शिव स्टैचू का लोकार्पण किया गया। यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित की गई है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 369 फीट है। 369 फीट 112.47 मीटर है। इस प्रतिमा भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में दिखाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात, लोहे तथा 2.5 लाख टन कंक्रीट एवं बालू का प्रयोग किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस के बारे में बात करें, स्टैचू ऑफ पीस तो 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा 8 धातुओं से निर्मित है जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। और वहीं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद तेलंगाना के हैदराबाद स्थित त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी आश्रम में स्थापित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 216 मीटर है, 216 फीट है। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है जिसमें 5 धातु स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल तथा जस्ता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी 12 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर स्टैचू ऑफ जम्मू जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से निर्मित है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन देखिए FSSAI द्वारा भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रही है। ईट राइट इंडिया की टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। ईट राइट रेलवे स्टेशन FSSAI के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है। आगे चलते हैं इसमें। देखिए इस पहल के तहत जो है प्रमाणित किए जाने के लिए किसी निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को FSSAI के 4 स्टैक अर्थात फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगे बात करते हैं इस कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन जो प्रयागराज है इसको भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके अतिरिक्त उत्तर मध्य रेलवे के जो 2 अन्य रेलवे स्टेशन हैं ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में है को तथा दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाण प्रदान किया गया। इस प्रकार अब उत्तर मध्य रेलवे में ईट राइट प्रमाण प्राप्त रेलवे स्टेशन संख्या कितनी होगी? 5 हो गई। पहले 3 थी, अब 5 हो गई है। ध्यातव्य है कि 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे
स्टेशन महाराष्ट्र को FSSAI द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था। दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया गया है दिसंबर 2022 में। ठीक है, तो देखिए 7 नवंबर तक तो प्रयागराज पहला था, इसके बाद देखिए कानपुर हो गया, फिर आपका बनारस हो गया, तो कितने हो गए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 3 हो गए हैं। ठीक है, पहला ईट राइट स्टेशन उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, फिर इसके बाद अब ये पूछा कितने हैं, तो 3 हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। उर्वरक ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य जो है केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित MRP पर बेचती हैं, जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। शेष 80 से 90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। आगे यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, देखिए अन्य उर्वरकों जैसे कि DAP एवं MOP आदि की कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती हैं। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों को स्वयं की ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान का उल्लेख किए बेच रही थी। देखिए 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया है। एक राष्ट्र एक उर्वरक, इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध होगी। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि यूरिया खाद को किस ब्रांड नाम से बेचा जाएगा। स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन भारत ब्रांड नाम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है। इससे उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण सुनिश्चित होगा। इस योजना के तहत कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो एवं अन्य प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड नाम और PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम आदि के लिए एकल ब्रांड का नाम जो है क्रमशः भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP और भारत NPK आदि प्रयुक्त होगा। यह योजना सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं पर लागू होगी। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अब देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम, एक ही ब्रांड और एक ही गुणवत्ता का होगा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 इसको वर्ष 1994 में, देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बेंगलुरु गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर जो है, एक सेकंड, अफेयर सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का यह 7वां वार्षिक संस्करण है। देखिए इस सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या की दृष्टि से 18 बड़े राज्यों और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ है और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ है। तो बड़े राज्यों में शीर्ष जो हैं हरियाणा, तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़ चौथे पे, पंजाब 5वें पे है। और छोटे राज्यों में शीर्ष पे कौन है? नंबर 1 पे सिक्किम है, दूसरे पे हिमाचल है, तीसरे पे उत्तराखंड, चौथे पे गोवा, 5वें पे मिजोरम है। तो देखिए बड़े राज्य 18 हैं, छोटे राज्य 10 हैं। और ध्यान दीजिएगा छोटे राज्यों में नागालैंड जो है वो अंतिम स्थान पर है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है, जिसको 18 राज्यों में 12वां स्थान दिया गया है, 12वां स्थान, जबकि 2021 में इसे अंतिम 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला पनबिजली परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया गया, छोटी और बड़े जल विद्युत परियोजनाएं। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजनाओं को छोटी जल विद्युत परियोजनाएं कहा जाता है और पुनः छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से वर्गीकृत किया जाता है सूक्ष्म, लघु और स्मॉल में।
सूक्ष्म माइक्रो 100 किलोवाट तक, लघु 101 से 2 मेगावाट तक, और छोटी मतलब 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को बृहद परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। यह आधारशिला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखी गई है। पहली जो है 48 मेगावाट की चांजू 3 पनबिजली परियोजना, और दूसरी है 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना। चांजू तृतीय जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें तो ये जो पहला वाला है, यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दंतोई गांव के निकट स्थित है। यह चांजू नाला पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना चांजू नाला और मेहाद नाला के संयुक्त जल के प्रयोग पर आधारित है। वहीं देवथल चांचू जल विद्युत परियोजना, यह भी एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित है। इन 2 परियोजनाओं का निर्माण और संचालन हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। भारत में जल विद्युत क्षमता के बारे में बात करें तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है वो 4,12,212 मेगावाट जीवाश्म प्लस गैर जीवाश्म दोनों है, जिसमें छोटी जल विद्युत क्षमता वाली जो हैं ये 4,943 मेगावाट है कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 1.2%, और वहीं बृहद जल विद्युत क्षमता जो है वो 46,850 मेगावाट कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 11.4% है। आगे बात करते हैं, अगला है बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। भारत औषध उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषध या दवाइयों में भारत का योगदान 3.5% है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल यथा बल्क ड्रग्स के आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर है। बल्क ड्रग्स को सक्रिय औषधि सामग्री API एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है। यह दवाओं का एक प्रमुख घटक होता है जो इन्हें वांछित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करता है। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले स्थित जंबूसर में रखी गई थी। 1 दिसंबर 2022 को औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो पहले गुजरात के भरूच में, फिर हिमाचल प्रदेश के ऊना में इसको स्थापित किया गया। यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। देखिए, इसके तहत जो है ये जो पार्क स्थापित किए जाएंगे इन 3 राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय आम बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करके बल्क ड्रग्स की विनिर्माण लागत को कम करना है। मोढेरा पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित यह गांव यहाँ से सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर जो है रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1026-27 में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने के शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय कि मोढेरा को मोढेरापुरा एवं मोढेरा आदि नामों से भी जाना जाता है। 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अपने दौरे के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया। इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, और सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण जो है वो सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। यह पहला ऐसा गांव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। देखिए, भारत की पहली ग्रिड संबद्ध MWH स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली मोढेरा में स्थापित की गई है। स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड के बारे में बात करें, स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाले एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों शॉक पिट्स का निर्माण और अन्य धूसर जल ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF प्लस गाँवों का सृजन करना था। सुजलाम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया।
15 फरवरी 2022 को, क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक शॉक पिट का निर्माण किया जा चुका है। इसके बाद जो है सुजलाम 2.0 को लॉन्च किया गया। सुजलाम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल जो ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलाम 1.0 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें रैंक देखिए, पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे लक्षद्वीप है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, बिहार, लक्षद्वीप। और वहीं ये आपका स्वच्छता ही सेवा 2022 में रैंकिंग है। वहीं सुजलम में जो शीर्ष राज्य हैं उसमें ये सुजलम 1.0 में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे तेलंगाना है, चौथे पे उड़ीसा और पाँचवें पे तमिलनाडु है। वहीं सुजलम 2.0 में नंबर 1 पे कर्नाटक है, दूसरे पे तेलंगाना है, तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पे मध्य प्रदेश और पाँचवें पे पश्चिम बंगाल है। और वहीं स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में देखिए आपका गंदला जल प्रबंधन ग्रे वाटर मैनेजमेंट में हरियाणा है। एजेंसी का नाम जिला परिषद भिवानी है, पहला रैंक दिया गया है। जैविक अपशिष्ट प्रबंधन ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट में कर्नाटक को जो यहाँ की एजेंसी है अगरिंग गेनियम इनोवेशन में प्राइवेट लिमिटेड पहली रैंक है। वहीं गोवर्धन क्लेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये महाराष्ट्र में कार्बन लूप्स प्राइवेट लिमिटेड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। यहाँ की संस्था जो है वो क्लीनर्जी टेक सॉल्यूशंस LLP है। वहीं पे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में 2 राज्य हैं, नंबर 1 पे गुजरात है। यहाँ का जो संस्था है वो है सल्टेक डिजाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, यहाँ का HVA केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आगे चलते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वर्ष 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित कर रहा है। 2018 से तो 2018 में 7,000 गाँव, 2019 में 17,200 गाँव, 2022 में 17,559 गाँव को आच्छादित किया गया। 2022 को राज्यों एवं जिलों के परामर्श से इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया। ये जो स्वच्छ ग्रामीण भारत 2022 जो है, इसे 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। इस सर्वेक्षण में 33 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 3 केंद्र शासित प्रदेश छोड़ दिया गया, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़ करके। तो इसमें 709 जिलों के 17,559 गाँवों को शामिल किया गया है। इनमें समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है वो 18वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का 18वां है, जबकि बिहार का 32वां स्थान है। देखिए, जो शीर्ष राज्य हैं, शीर्ष 3 बड़े राज्य हैं, उसमें तेलंगाना नंबर 1 पे, हरियाणा दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे है। वहीं शीर्ष 3 छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जो हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है पहले पे, दूसरे पे दादरा नगर हवेली है, तीसरे पे सिक्किम है। ये तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हुए। जिलों की बात करें, शीर्ष 3 जिले कौन से हैं, तो हरियाणा का भिवानी है, तेलंगाना का जगत्याल है और तेलंगाना का निजामाबाद। देखिए, मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कानपुर देहात है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में बात करें तो 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,354 गाँवों का आकलन किया गया, जिसमें 62 छावनी अर्थात कंटोनमेंट बोर्ड और 91 गाँव गंगा किनारे बसे शहर या नगर शामिल हैं। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। देखिए, इसमें 2022 की जो रिपोर्ट है, इसमें समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में पर लगातार छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अब यहाँ पे शीर्ष जो 10 शहर हैं जिनकी रैंकिंग उनकी देखनी है, जिनका 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। तो मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 पे, गुजरात का सूरत दूसरे पे है, महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे पे है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे पे है, आंध्र प्रदेश का बिजवाड़ा 5वें पे है, मध्य प्रदेश का भोपाल 6ठें पे है, आंध्र प्रदेश तिरुपति 7वें पे है, कर्नाटक का मैसूर 8वें पे, दिल्ली का नई दिल्ली 9वें पे और छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर 10वें पे है। और वहीं शीर्ष 5 राज्य इनकी जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच में है। तो इसमें आंध्र प्रदेश का तिरुपति नंबर 1 पे है, कर्नाटक का मैसूर दूसरे पे है, दिल्ली का नई दिल्ली तीसरे पे है,
छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर चौथे पे है और नोएडा पाँचवें पे है। इस श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर जो है वो अंतिम स्थान उसको प्राप्त हुआ है। शीर्ष 5 राज्य देखें तो देखिए इसमें 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम वाला में नंबर 1 पे त्रिपुरा है, झारखंड दूसरे पे है, उत्तराखंड तीसरे पे है, चौथे पे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पाँचवें पे है। वहीं 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे तेलंगाना, पाँचवें पे पंजाब है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। आगे चलते हैं। देखिए प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहरों गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर तथा महाराष्ट्र के नवी मुंबई को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गोल्ड या अनुपम श्रेणी में कुल 86 शहर हैं, सिल्वर या उज्ज्वल श्रेणी में 121 शहर हैं, ब्रांज या उदित श्रेणी में 38 हैं, कॉपर आरोही श्रेणी में 13 शहर शामिल हैं। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सिल्वर उज्ज्वल श्रेणी में प्रदेश के 2 शहर मथुरा और अमरोहा गजरौला शामिल हैं। इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जबकि 6 शहरों सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद एवं लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश तिरुपति को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। शीर्ष 5 गंगानगर कौन से हैं? 1 लाख से कम जनसंख्या वाले और 1 लाख से अधिक वाले में। 1 लाख से कम वालों में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश का बिजनौर है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश का कन्नौज है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश का गढ़मुक्तेश्वर है, चौथे पे है बिहार का सुल्तानगंज और पाँचवें पे उत्तराखंड का कर्णप्रयाग है। जबकि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में उत्तराखंड का हरिद्वार नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी दूसरे पे है, उत्तराखंड का ऋषिकेश तीसरे पे है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज चौथे पे है और बिहार का मुंगेर पाँचवें पे है। महाराष्ट्र स्थित देवलाली छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें गाजियाबाद 12वें नंबर पे, मेरठ 15वें पे, प्रयागराज 16वें पे और लखनऊ 17वें पे शामिल है। इस श्रेणी में वाराणसी को 21वां, आगरा को 23वां और कानपुर को 29वां स्थान मिला है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के बारे में बात करें तो 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। इस रिपोर्ट का 63वां संस्करण था। 63वां संस्करण। यह रिपोर्ट अंतर्गामी और बहिर्गामी पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय, घरेलू तथा विदेशी पर्यटन यात्राओं आदि से संबंधित महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराता है। वर्ष 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, जिसमें से 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन अप्रवासी भारतीय एनआरआई थे। 2020 की तुलना में 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में 10.6% की वृद्धि हुई है। तो इसमें देखिए भारत में विदेशी पर्यटन आगमन वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पे आपका यूएसए है, दूसरे पे बांग्लादेश है, तीसरे पे यूके है, चौथे पे कनाडा है, पाँचवें पे नेपाल है। ये क्रम आपको याद रखना है, यूएसए, बांग्लादेश, यूके, कनाडा और नेपाल। और वहीं 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए शीर्ष 5 गंतव्य कौन से रहे? पहला है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है यूएसए, तीसरा है कतर, चौथा है ओमान, पाँचवां है यूके। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए विदेशी पर्यटन आगमनों की संख्या में शीर्ष 10 राज्यों के प्रतिशत हिस्सा क्या है? इसमें आप देखेंगे तो सबसे अधिक हिस्सा किसका रहा है? पंजाब का 29.22%, फिर महाराष्ट्र दूसरे पे 17.6, फिर दिल्ली 9.5 और फिर चौथे पे कर्नाटका है 6.87%। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कितना? 4.2%। अन्य को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और वहीं घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों की प्रतिशत हिस्सेदारी वर्ष 2021 में कितनी है? तो सबसे अधिक आप यहाँ पे देखेंगे किसकी है? तमिलनाडु की 17.02%, उत्तर प्रदेश की 16.19, दूसरे पे है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश 13.77%, चौथे पे कर्नाटका है 12%। आगे देखते हैं कुछ अन्य फैक्टरों को। भारत भ्रमण वर्ष 2023 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल को लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2023 को भारत भ्रमण के वर्ष के रूप में मना रहा है। ठीक है, इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा इन बाउंड ट्रेवल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पीएम श्री स्कूल योजना 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी प्रदान की है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि 2022-23 से लेकर 2026-27 के दौरान किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे। साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पीएम श्री स्कूल देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये स्कूल आदर्श या नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन या परामर्श प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलों जैसे कि सौर पैनल, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया गया है। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा जिसमें परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतों का उल्लेख होगा। पीएम श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा, केवीएस और एनवीएस के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात करें तो 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात संबंधित है। इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है। यह मिशन विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। आगे बात करते हैं नमस्ते योजना की। तो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिशत और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 6 दिसंबर 2013 से प्रभावी है। यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रखरखाव और हाथ से मैला ढोने या नालों एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा सावधानियों के नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई में नियोजित किया जाता है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। मार्च 2024 तक 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया है। नमस्ते का पूर्ण रूप है मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त परियोजना है। यह पहल है। नमस्ते योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरों, अमृत शहरों को कवर करते हुए शामिल किया गया है। इस योजना को 360 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 4 वर्षों 2022-23 से लेकर 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य जो है स्वच्छ भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत का ना होना, स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किया जाना, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना, स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना, सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी। संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई होगी जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम के प्रबंधन निदेशक के अधीन होगी। राज्य सरकार द्वारा राज्य नमस्ते निदेशक के रूप में एक उपयुक्त अधिकारी का चयन किया जाएगा जो राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई का प्रमुख होगा। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। तो यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने, लिखने और गणना का उपयोग जारी रखने में सक्षम बनाती है। 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 में मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप 2 वर्षों के भीतर यह जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की साक्षरता दर 66.9% थी। यहाँ पुरुष साक्षरता 77.5 और महिला साक्षरता 56.5% रही है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73%, जब जिसमें पुरुष साक्षरता जो है 80.9 और महिला साक्षरता 64.6% है।
भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए जो प्रयास उसमें सर्व शिक्षा अभियान है 2001 से 2002 में प्रारंभ किया गया। वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 2009 में। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। आगे बात करते हैं इस्माइल 75। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस्माइल नामक एक छतरी योजना अम्ब्रेला स्कीम प्रतिपादित की गई है। इस्माइल का पूर्ण रूप है आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। इस्माइल इस योजना के अंतर्गत दो उपयोजना है। पहला है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। दूसरा है भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस्माइल परियोजना के लिए 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है। 12 अगस्त 2022 को इस्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। केंद्र सरकार ने इस्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उपयोजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की। इसे इस्माइल 75 पहल नाम दिया गया है। 75 पहल के तहत 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित करेंगे। इस पहल का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसके कई सारे उद्देश्य इसमें निराश्रता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना, देश के शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना, विभिन्न हितधारकों के समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना। जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर आता है। और मार्च 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल प्रारंभ की गई है। गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो देखिए, वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो रहे बदलाव एवं ज्ञान भंडार के निर्माण अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने तो एक संस्थान के निर्माण की मांग करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्वस्तरीय बहुविषयक बहुआयामी और भविष्योन्मुख संस्थान की परिकल्पना की गई है। 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित हो गया। यह अधिनियम भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। इसकी स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान गुजरात के वडोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय कि राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान NRTI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वर्ष 2018 में स्थापित एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। दिसंबर 2022 में इस राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर उसका पुनर्नामकरण गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। साथ ही यह विश्वविद्यालय भारत से बाहर भी अपने केंद्र स्थापित कर सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित एवं निबंधित है। यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति। तो देखिए, 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है ये जगदीप धनखड़ जी विजयी हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण उसको देखते हैं। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव तथा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अफसर उत्पल कुमार सिंह द्वारा की गई है। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु राजग गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि संयुक्त विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। और जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में 11 अगस्त 2022 को शपथ ली है। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में झुंझुनू जिला में हुआ था और ये 1989 में झुंझुनू लोकसभा सीट से 9वीं लोकसभा का चुनाव जीते थे। 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 93 से 98 हेतु किशनगढ़ विधानसभा सीट अजमेर से राज्यसभा विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव से पूर्व वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इस पद पर उन्होंने 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक कार्य किया।
बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है। तो 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। उल्लेखनीय कि अगस्त 2019 से ही भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। यह मिशन जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त एवं नियमित रूप से शुद्ध जल हर घर जल की आपूर्ति का प्रावधान करना है। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला जो है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। उल्लेखनीय कि इसके अतिरिक्त अब तक गोवा के 2, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के 3, अंडमान निकोबार समूह के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22, इस तरीके से कई जगह के हुए हैं। ठीक है, तो 11 अप्रैल 2023 तक जो देखिए देश के कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि बुरहानपुर के सभी जितने भी गांव थे वहां पर कार्यात्मक रूप से घरेलू जल कनेक्शन को उपलब्ध कराया गया था। आगे चलते हैं। देखिए, राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और हरियाणा ने राज्य के सभी घरों को 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। अब तक उत्तर प्रदेश के 37.35% घरों में जलापूर्ति नल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। गोवा जो है ये पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य रहा है। 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया। इसके साथ ही दादरा नगर हवेली दमन दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। गोवा एवं दादरा नगर हवेली और दमन दीव के सभी जिलों, ब्लॉकों, पंचायतों, गांव आदि में नल के पानी की आपूर्ति 100% की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अब चलते हैं भारत नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में। तो नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार परितंत्र का विश्लेषण करने तथा उसे बढ़ावा देने का एक उपयोगी साधन है। इस सूचकांक को निम्न 2 मुख्य आयामों कौन कौन से के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है: इनेबलर्स और प्रदर्शन, इनेबलर्स और परफॉर्मेंस। तो इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया है। इसके अंतर्गत 5 स्तंभ हैं: मानव पूंजी, निवेश, ज्ञानकर्मी, व्यापारिक परिवेश, सुरक्षा एवं विधिक परिवेश। और अगला है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम, रिजल्ट और आउटपुट को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। इसमें 2 स्तंभ हैं, 2 पिलर हैं: ज्ञान निर्गत और ज्ञान प्रसार। उपर्युक्त 5 पहले में है, 2 इसमें है, तो उपर्युक्त 7 स्तंभ कुल 66 संकेतकों पर आधारित हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के फ्रेमवर्क संयोजन में कुल 66 संकेतक के तहत 50 एवं परफॉर्मेंस के तहत 16 संकेतक शामिल हैं। कुल 66 हैं, जिसमें 50 जो हैं इनेबलर्स के तहत और 16 जो हैं परफॉर्मेंस के तहत हैं। तो देखिए, इनके औसत के आधार पर ही समग्र नवाचार स्कोर की गणना की जाती है किसी की। तो देखिए, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का तीसरा संस्करण है। पहला 2019 में आया था। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल रहा है। इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है और इनको पुनः 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया: बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य तीसरे हैं, केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य। तो गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ जो है 17वें स्थान पर है, अंतिम 17वें स्थान पर है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में नवाचार के संदर्भ में मणिपुर जो है वो पहले स्थान पर, जबकि नागालैंड अंतिम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ नंबर 1 पर है, लद्दाख आखिरी नंबर पे है। तो देखिए, इसमें जो बड़े राज्य हैं इसमें नंबर 1 पे कर्नाटक, तेलंगाना दूसरे पे, हरियाणा तीसरे पे है, महाराष्ट्र चौथे पे और तमिलनाडु 5वें पे है। और वहीं उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष जो 5 हैं, मणिपुर नंबर 1 पे, उत्तराखंड दूसरे पे, मेघालय तीसरे पे, अरुणाचल प्रदेश चौथे पे, हिमाचल प्रदेश 5वें पे है। और शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों में पहले पे चंडीगढ़, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे अंडमान निकोबार, चौथे पे पौंडीचेरी और 5वें पे गोवा है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसे 9वां स्थान प्राप्त हुआ था 2020 वाले में। इसी प्रकार इनवेलर्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान, जबकि प्रदर्शन घटक के संदर्भ में 5वां स्थान मिला है। और उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो 55,255 रुपये हैं 2019-20 में। आगे चलते हैं।
आगे एक सेकेंड, तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं बुंदेलखंड, एक सेकेंड, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेष रूप से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के सर्वांगीण विकास से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण का संकल्प लिया। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया है। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, जबकि इसका शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने किया था। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी ईडा द्वारा किया गया है। इसकी कुल अनुमानित लंबाई जो है वो 296.07 किलोमीटर है और ये 4 लेन वाला एक्सप्रेस वे है। 4 लेन वाला, भविष्य में इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। इसका प्रारंभ स्थान जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट एवं समाप्ति स्थान जनपद इटावा के ग्राम कुदरैल के निकट है। यह एक्सप्रेस वे 7 जिलों, कौन कौन से, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के बारे में बात करें तो देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो 29 सितंबर 2015 को की गई थी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पहला संस्करण जो है 2016 में आया था, पहला संस्करण 2016 में आया था और जो अभी आया है 2022 का, यह इसका 7वां संस्करण है और 4 श्रेणियों में इसको कैटेगराइज किया गया है। समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान के तहत संस्थानों को रैंकिंग जारी की गई। साथ ही 7 विभिन्न विषयों इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। और 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को भी रैंक प्रदान की गई थी। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विशिष्ट समूहों के आधार पर किया गया है। पहला शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स। दूसरा है अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा है स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम। चौथा है पहुंच एवं समावेशिता। 5वां है बोध। तो इसमें देखते हैं जो 15 जुलाई 2022 को इसका 7वां संस्करण जारी किया गया है, इसमें रैंकिंग क्या है। तो उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में 10 स्थान कौन से हैं, तो 5 तक चलते हैं। IIT मद्रास पहले पे जो कि चेन्नई में, दूसरे पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरे पे IIT बॉम्बे मुंबई, चौथे पे IIT दिल्ली नई दिल्ली और 5वें पे IIT कानपुर कानपुर है। और वहीं उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के जो संस्थान है उसमें 5वां नंबर है, 5वें नंबर पे IIT कानपुर है, 11वें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, 19वें पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 29वें पे BHU है, 42वें पे MT विश्वविद्यालय है, 75वें पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 78 पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और 94 पे शिव नाडार विश्वविद्यालय है। देखिए विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला, जबकि JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को दूसरा और जामिया मिलिया इस्लामिया को नई दिल्ली को तीसरा स्थान दिया गया है। दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस कॉलेज को कॉलेज श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान दिया गया है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान है। इंजीनियरिंग विषय में पहले स्थान पर IIT मद्रास और दूसरे पर IIT दिल्ली है। प्रबंधन विषय में IIM अहमदाबाद को पहला और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान दिया गया है। वास्तुकला विषय में शीर्ष 3 जो है, पहले नंबर पर IIT रुड़की है, दूसरे पे NIT कालीकट केरल है, तीसरे पे IIT खड़गपुर है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान दिया गया है। फार्मेसी विषय में प्रथम स्थान जामिया हमदर्द नई दिल्ली को, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को दिया गया है। वहीं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि विषय के तहत पहला स्थान दिया गया है और दंत चिकित्सा विषय में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु को पहला स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के बारे में। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर आइए सीधे 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों के साथ प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया। यह इस सूचकांक का पहला संस्करण है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस सूचकांक को विकसित किया है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के सभी प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर जो है, शीर्ष राज्य कौन है, ओडिशा नंबर 1 पर है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, गुजरात चौथे पे, दादरा नगर हवेली और दमन दीव 5वें पे है। अंतिम 5 कौन से हैं, तो देखिए 20वें नंबर पे गोवा है, 19वें पे छत्तीसगढ़ है, 18वें पे दिल्ली है, 16वें पे हरियाणा और 17वें पे हरियाणा और 16वें पे पंजाब है।
दादरा नगर हवेली और दमन दीव को दोनों श्रेणियों यथा शहरी क्षेत्रों हेतु डीबीटी द डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट डायरेक्ट जो नगद हस्तांतरण श्रेणी है और अन्य क्षेत्रों के लिए गैर डीबीटी श्रेणी में शामिल किया गया है। यहाँ देखिए सामान्य श्रेणी के अंतर्गत बिहार राज्य को 7वां स्थान दिया गया है और झारखंड को 10वां स्थान दिया गया है। और वहीं यदि विशेष श्रेणियों मतलब पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य और द्वीपीय क्षेत्रों के बारे में बात करें तो इसमें त्रिपुरा नंबर 1 पे, हिमाचल प्रदेश दूसरे पे, सिक्किम तीसरे पे, नागालैंड चौथे पे, उत्तराखंड 5वें पे है। और व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव राष्ट्र स्तरीय सूचकांक में उड़ीसा नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे, गुजरात चौथे पे, त्रिपुरा 5वें पे है। अब थोड़ा सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बात करें 2013 का, तो ये प्रभावी होता है 5 जुलाई 2013 से। इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% तक शहरी जनसंख्या आच्छादित होगी, जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होंगे। अतः पात्र व्यक्ति प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, इसमें चावल 3 रुपये किलो और गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो की दर से प्राप्त होंगे। 16वें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 62 में प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी से नई दिल्ली मतलब राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं सहित जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव के बारे में देख लेते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। भारत के नए राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में 15वें, निर्वाचन हेतु 16वें राष्ट्रपति चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी की गई। और देखिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसमें देखिए 2 लोग जो हैं कैंडिडेट थे, एक झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और दूसरे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनकी कैंडिडेट थी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के जो कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा थे। तो इसमें कुल देखिए द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03% मत प्राप्त हुआ और वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। ये चुनाव 16वां था परंतु राष्ट्रपति जो हैं वो व्यक्ति के नंबर पे 15वीं हैं। 25 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। यह संथाल जनजाति से तथा जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद वह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा 64 वर्ष की व्यक्ति हैं। वह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ। वह वर्ष 2015 से वर्ष 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्यरत रही हैं तथा 2000 से 2004 के मध्य उड़ीसा सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुकी हैं। उड़ीसा सरकार में इनके द्वारा जो पद संभाले गए हैं वो वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री और मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है पुल्लमपारा, देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत के बारे में। तो देखिए DG पुल्लमपारा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को केरल सरकार ने की थी। ठीक है, यह योजना पुल्लमपारा ग्राम पंचायत के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो हाल ही में पुल्लमपारा को देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत घोषित किया गया। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक समारोह में की। यह ग्राम पंचायत केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। ज्ञातव्य है कि केरल सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के उद्देश्य से केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON परियोजना की शुरुआत की गई है। जुलाई 2022 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने इस केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया है। ज्ञातव्य है कि 2017 में भारत सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को स्वीकृति प्रदान की थी। केरल सवारी उल्लेखनीय केरल सवारी केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। यह किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। अब हम लोग अग्निपथ एक नई रक्षा भर्ती योजना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए
14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना प्रदान की, जिसका नाम है अग्निपथ। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और अग्निपथ योजना जो है भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः जवानों, वायुसैनिकों और नौसैनिकों के पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक योजना है। अब से इन पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने वाली अन्य सभी योजनाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है और उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। देखिए, यह योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि हेतु सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। योजना के तहत 17.5 साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे और 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया हेतु अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तय की गई थी। ध्यातव्य है कि भारतीय नौसेना ने अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है और अग्निवीरों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग से होगी। अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। 4 वर्षों की सेवा पूरी होने पर 100% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर 4 वर्ष की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मानदंड के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। ठीक है, देखिए, अग्निपथ योजना को रक्षा बजट के बोझ, जो रक्षा बजट है इसके बोझ को कम करने और उभरते नए खतरों से निपटने में देश की तैयारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रतिपादित किया गया। इस नई रक्षा भर्ती नीति को सशस्त्र बलों की औसत आयु में कटौती करने के उद्देश्य डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु वर्तमान में लगभग 32 वर्ष है, जो इस कार्य योजना के कार्यान्वयन के पश्चात 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। तो देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को इसमें देखें तो अग्निवीरों को तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 वर्ष की कार्यवधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एकमुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि में अग्निवीर एवं केंद्र सरकार बराबर का योगदान देंगे। यह सेवा निधि अग्निवीरों के लिए तय किए गए अन्य भत्तों और शहादत एवं दिव्यांगता की स्थिति से मिलने वाले मुआवजे से अलग होगी। सेवा निधि 11.71 लाख रुपए को आयकर से छूट प्रदान की गई है तथा अग्निवीरों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन संबंधी लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि हेतु 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 28 मार्च 2023 को आईएनएस चिल्का उड़ीसा में अग्निवीर के प्रथम बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। देखिए, 4 वर्ष बाद सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए घोषित नौकरी एवं अन्य जो प्रोत्साहन है उसमें आपका देखिए, पहला गृह मंत्रालय ने जो दिया है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में द्वारा तथा असम राइफल में भर्ती हेतु अग्निवीरों के 10% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा असम राइफल में भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष पहले बैच के अग्निवीरों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा सैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियों में 10% का आरक्षण। और वहीं पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, तो इसमें भारतीय नौसेना के साथ अग्निवीरों के कार्यकाल के बाद उन्हें मर्चेंट नेवी में विभिन्न भूमिकाओं के अवसर प्रदान करने के लिए 6 आकर्षक सेवा योजनाओं की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अपने स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अग्निवीरों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। असम सरकार राज्य के स्थायी निवासी प्रत्येक अग्निवीर को राज्य पुलिस बलों में नौकरी देने का वादा। हरियाणा सरकार सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश सरकार ये राज्य पुलिस बलों की भर्तियों में प्राथमिकता देंगे। तो देखिए, जो हमें करंट है वो करंट में सितंबर 2022 तक यदि हम लोग कवर कर लें तो वो हमारे लिए सफिशेंट रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।